लेखा कैफे में राहुल के गले लगकर अपनी फीलिंग्स बता रही थी। लेखा का अपने सारे जज्बात बयान करना राहुल को भी अच्छा लग रहा था। कैफे में मौजूद सारे कस्टमर्स लेखा और राहुल को ही देखे जा रहे थे। कैफे के दरवाजे पर करण भी खड़ा हुआ था, तभी राहिल और सुमित वहां पर पहुंचे। जैसे ही उन्होंने देखा कि राहुल और लेखा एक दूसरे के गले लगे हुए हैं, तो सुमित ने हल्का सा खांस कर कहा, अच्छा, तो हमारे आने से पहले ही मिलन हो गया। सुमित की आवाज सुनकर राहुल और लेखा एक दूसरे से अलग हो गए। राहुल ने सुमित को देखकर हल्का सा मुस्कुराकर कहा, अरे यार, ऐसा कुछ नहीं है, तू कुछ भी बोलता रहता है। राहुल से अलग होकर लेखा ने तुरंत अपने आंसू पूछे। राहिल लेखा और राहुल को देखकर मुस्कुरा रहा था। उसके अंदर की शक्तियां सोच रही थी, जैसे मैंने प्लान किया है बिल्कुल वैसा ही चल रहा है। सुमित ने राहुल के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, यार, अब तो भाभी मिल गई है, हमें भी तो मिलवा इनसे। सारे लोग लेखा को ही देखे जा रहे थे। इससे उसे थोड़ा अजीब महसूस हो रहा था। ये बात राहुल समझ गया था। उसने सभी लोगों से कहा, कुछ नहीं है, आप लोग अपना अपना काम कीजिए, ये हमारा पर्सनल मैटर है। राहुल के इतना बोलते ही उन्हें देख रहे लोग फिर से अपनी अपनी बातों में लग गए। मैनेजर अभी भी लेखा को ही देखे जा रहा था। सुमित ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, अरे मैनेजर साहब, ये हमारे फ्रेंड की होने वाली वाइफ है, ऐसे मत देखिए। दोनों एक दूसरे को काफी पहले से जानते हैं। अब से ये यहाँ पर काम भी नहीं करेंगे, क्यों राहुल? राहुल ने सुमित की तरफ देखते हुए कहा, चलना यार, बैठकर बातें करते हैं। सुमित से इतना बोलकर राहुल ने लेखा का हाथ पकड़ा और कहा, आओ लेखा। लेखा, सुमित, राहुल और राहिल उसी कॉर्नर वाली टेबल पर जाकर बैठे जहां हमेशा राहुल बैठा करता था। राहिल ने अभी भी राहुल से कुछ नहीं कहा था। उसके चेहरे पर बस एक अजीब सी मुस्कान थी। सुमित ने राहिल की तरफ देखकर कहा, अबे साले, देख क्या रहा है? राहुल को बधाई तो दे। राहिल ने पलक झपक कर कहा, ओह सॉरी यार, बधाई हो तुझे, लेखा मिली गई। राहुल ने धीमे से कहा, तुम दोनों क्या बोल रहे हो यार? एक बार इससे तो पूछ लेने दो कि जो मैं चाहता हूँ वो ये चाहती भी है या नहीं। सुमित ने कहा, हाँ यार, ये बात भी सही है, तो पूछना इससे सारी बातें आज क्लियर कर ले। बोल तो हम लोग कुछ देर के लिए दूसरी टेबल पर जाकर बैठ जाते हैं, तुम दोनों आराम से बातें कर लो। राहुल ने कुछ देर सोचकर सुमित के कान में फुसफुसाकर कहा, हाँ यार, मुझे भी यही लगता है। क्या पता लेखा को तुम दोनों के सामने मेरा ये सब बातें करना अच्छा लगेगा या नहीं। सुमित ने रिलैक्स होकर कहा, हाँ ठीक है ना, चल राहिल, अपन दूसरी टेबल पर जाकर बैठते हैं। वो दोनों वहां से उठकर दूसरी टेबल पर चले गए। उनके जाने के बाद राहुल ने लेखा की तरफ देखते हुए पूछा, तुम कितने दिनों से यहाँ पर काम कर रही हो? लेखा ने धीमे से कहा, इजिप्ट से निकलकर मैं इसी शहर में आकर रहने लगी। माँ भी हमारे चंद्रवंशी लोगों के साथ जाकर रहने लगी थी। उन्होंने मुझे कई बार अपने साथ चलने को कहा, लेकिन हमारे यहाँ अगर किसी लड़की की शादी हो गई हो तो वो दोबारा अपने मायके में जाकर नहीं रहती, इसलिए मुझे यहीं रहना पड़ा। राहुल ने लेखा का हाथ पकड़कर कहा, लेकिन लेखा, तुम तो ये जानती थी ना कि मैं भी इसी शहर में रहता हूँ। एक बार मुझसे मिलने की कोशिश तो करती। लेखा ने तुरंत कहा, क्या सोचकर करती रहा? मुझे ये लगता था कि तुम अभी भी आयशा के साथ हो, इसलिए मैं अपने एहसास को अंदर दबा कर ही रखती थी। और जब मैंने ये काम करना शुरू किया तो करण से मेरी मुलाकात हुई। वो हमेशा मुझे हंसाता रहता, कभी कभी मजाक भी करने लगा। धीरे धीरे मेरी उससे दोस्ती हो गई। वही एक था जिससे मैं यहाँ पर खुलकर बात कर पाती थी। अगर कभी गलती से लेट हो गई तो मैनेजर पैसे काट लेता, नहीं तो सबके सामने चिल्ला देता। राहुल समझ रहा था कि लेखा किन हालातों से गुजरकर वहां पर काम कर रही थी। उसने गहरी सांस लेकर लेखा से पूछा, क्या तुम सच में करण से प्यार करती हो? लेखा ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, तुम पागल हो गए हो क्या? वो सिर्फ मेरा दोस्त है, इससे ज्यादा मेरे दिल में उसके लिए कुछ नहीं। ये सुनकर राहुल को बहुत खुशी हुई। उसके दिल में चल रहा था, अब मैं लेखा से शादी के लिए पूछ सकता हूँ। जब राहुल अपने मन में ये सब सोच रहा था, उसी वक्त करण उन दोनों को एक टेबल के पास बैठे हुए देख रहा था। लेखा ने थोड़ा झिझक कर राहुल से पूछा, वैसे तुम और आयशा कैसे अलग हुए? लेखा के इतने पूछते ही राहुल ने वो सब कुछ लेखा को बताया जो उसके जाने के बाद इजिप्ट में हुआ था। लेखा को ये सब सुनकर आयशा के लिए भी दुख हुआ। राहुल ने थोड़ा इमोशनल होकर लेखा से कहा, देखो लेखा, तुम जानती हो मैं आयशा को कभी भूल नहीं पाऊंगा, और शायद ही मैंने उससे ज्यादा किसी से प्यार किया, लेकिन तुम जानती हो कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। तो क्या तुम सारी पुरानी यादें भुलाकर एक बार फिर से मुझसे शादी करो? राहुल के मुंह से ये बात सुनकर लेखा थोड़ी इमोशनल हो गई। उसने थोड़े मजाकिया अंदाज में राहुल से पूछा, लेकिन शादी के बाद तुम्हारी लाइफ में आयशा आ गई तो, और तुमने मुझे छोड़ दिया तो? राहुल ने हल्का सा मुस्कुरा कर कहा, मुझे खुद नहीं पता कि आयशा इस वक्त कहां पर है। मैं जानता हूं अब वो मेरी लाइफ में कभी वापस नहीं आएगी। तुम बताओ, तुम्हारा क्या जवाब है? राहुल ने इतना पूछा ही था कि तभी लेखा ने कैफे के बाहर देखा तो उसकी माँ कैफे के कांच के पास खड़ी हुई थी। वो तुरंत अपनी चेयर से उठकर खड़ी हुई और उसने राहुल से कहा, मैं एक मिनट में रुक रहा। लेखा वहां से कैफे के लिए बाहर जाने लगी। राहुल ने लेखा की माँ को नहीं देखा था।
उसे समझ में नहीं आ रहा था कि लेखा कहाँ जा रही थी। सुमित और राहिल भी हैरानी से लेखा को देखे जा रहे थे। लेखा ने कैफे के बाहर जाकर मुस्कुराते हुए अपनी माँ से कहा, माँ, आज तुम मेरे साथ कैफे के अंदर चलो, तुम्हें कुछ दिखाना है और बताना भी। लेखा आज बहुत खुश लग रही थी। लेखा की माँ ने उसके गाल पर हाथ फेरते हुए कहा, आज तो बहुत खुश लग रही है, बताना क्या बात है। लेखा ने कहा, तुम मेरे साथ तो चलो। लेखा की माँ को भी समझ में नहीं आ रहा था कि आज वो उसे कैफे में क्यों लेकर जा रही थी। जैसे ही लेखा अपनी माँ को कैफे में लेकर एंटर हुई, राहुल को थोड़ी सी हैरानी हुई कि अचानक से लेखा की माँ यहाँ कैसे। वो अपनी माँ को राहुल के पास लेकर पहुंची। माँ भी राहुल को वहां देखकर चौंक गई। लेखा की माँ को देखते ही राहुल ने उससे हाथ जोड़कर नमस्ते किया। लेखा की माँ ने मन में अपने देवता का शुक्रिया अदा किया कि तुमने मेरी बेटी को उसके प्यार से मिलवा दिया। राहुल ने माँ से कहा, आप खड़ी क्यों है, बैठिए ना। लेखा और माँ राहुल के पास में ही बैठ गई। राहुल ने लेखा की तरफ देखकर पूछा, तुमने तो भी कहा था कि तुम्हारी माँ चंद्रवंशी लोगों के साथ रहती। तभी लेखा की माँ ने जवाब दिया, हाँ बेटा, मैं उन्हीं के साथ रहती, लेकिन इस अनजान दुनिया में मेरी बेटी कभी रही नहीं है ना, उसकी फिक्र मुझे उसके पास खींच ला। आज तुमसे मिल गए हो, अब शायद मेरी इसके लिए चिंता कुछ कम। लेखा ने माँ की तरफ देखकर धीमे से कहा, माँ, राहुल मुझसे फिर से शादी करना चाहता है। ये सुनते ही उसकी माँ के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसने खुशी से कहा, सच? लेखा ने मुस्कुराकर कहा, हाँ माँ, और मैंने भी अपनी सारी बातें राहुल से बता दी। लेखा की माँ ने राहुल की तरफ देखते हुए कहा, मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है, तुम दोनों हमेशा खुश रहो। लेखा की इस बात से राहुल को उसका जवाब मिल गया था। वो समझ चुका था कि अब लेखा भी उसके साथ रहना चाहती है। जैसे ही लेखा ने शादी की बात माँ से कही, वो खुशी से झूम उठा। उसने तुरंत राहिल और सुमित को आवाज देकर कहा, आ जाओ तुम दोनों भी यहीं पर। उसके इतना कहते ही सुमित और राहिल उसके पास आ गए। लेखा बहुत देर से करण को नोटिस कर रही थी। आज उसने किसी भी वेटर से कुछ भी ऑर्डर नहीं किया था। उसने राहुल से पूछा, अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो मैं करण को भी यहाँ बुला सकती हूँ, आखिर वो भी मेरा दोस्त है। राहुल ने तुरंत कहा, हाँ बिल्कुल बुला लो। वो उठकर करण के पास गई। उस वक्त करण अपने फोन में कुछ देख रहा था। उस दिन वो थोड़ा उदास भी था। लेखा ने उसके पास जाकर कहा, करण, चलो मेरे साथ। उसने हल्का सा मुस्कुराकर कहा, कहाँ? लेखा ने राहुल की तरफ देखते हुए कहा, तुम्हें राहुल से मिलवाना, और उसके दोस्त वहां पर है, तो मेरी तरफ से भी तो कोई होना चाहिए ना। करण चाहकर भी लेखा की बात को टाल नहीं सका। वो उठकर लेखा के साथ राहुल के पास चला गया। दूसरी तरफ आयशा और ब्रेन मैन एक दूसरे से बात नहीं कर रहे थे। उन्हें देखकर मैग्नेट मैन का भी मन नहीं लगता। तीनों एक ही कमरे में अलग अलग बैठे हुए थे। मैग्नेट मैन ने ब्रेन मैन के पास जाकर कहा, यार तुम जानते हो ना आयशा को कि वो हर काम सोच समझ कर करती है, तो इतना क्यों सोच रहे हो? जो भी कल रात हुआ उसे भूल जाओ, सॉरी बोलो। ब्रेन मैन ने मैग्नेट मैन को घूर कर कहा, मैं क्यों सॉरी बोलूं? मैंने कुछ गलत नहीं कहा। मैग्नेट मैन को समझ में नहीं आ रहा था कि वो ब्रेन मैन और आयशा की बात कैसे करवाए। तभी आयशा उन दोनों के पास पहुंची। उसने अपने जैकेट की जेब से नोटों की एक गड्डी निकाली और ब्रेन मैन को देते हुए कहा, ये रहे बचे हुए कुछ पैसे, इन्हें कैसे खर्च करना है शायद तुम मुझसे अच्छी तरह से जानते हो। फिक्र मत करना, मैं कोई नया काम ढूंढने जा रही हूँ, कुछ ही दिनों में पैसों की दिक्कत खत्म हो जाएगी। ब्रेन मैन ने पैसे नहीं पकड़े तो आयशा ने मैग्नेट मैन के हाथ में वो पैसे दे दिए और वहां से बाहर जाने लगी। वो जा ही रही थी कि ब्रेन मैन ने उसे रोकते हुए कहा, आयशा, कल रात के लिए जो कुछ भी हुआ उसके लिए सॉरी। मेरा ये मतलब बिल्कुल नहीं था कि मुझे पैसे चाहिए, बस मैं तुम्हें समझाना चाह रहा था कि तुम जो ड्रग्स कर रहे हो वो तुम्हारे लिए सही नहीं है। बाकी मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। ब्रेन मैन की ये बात सुनकर आयशा ने गंभीरता से कहा, हाँ तुम सही कह रहे हो, मैं इस बारे में सोचूंगी, लेकिन कल रात जो तुमने कहा शायद वो सच था। मैं आजकल पैसे कुछ ज्यादा ही खर्च करने लगी। मैग्नेट मैन ने आयशा से कहा, अब गुस्सा छोड़ भी दो ना आयशा, उसने सॉरी बोल तो दिया ना, आखिर हम तीनों ही तो हैं यहाँ पर एक दूसरे के लिए। यार बाकी हमारा यहाँ है ही कौन? अगर तुम दोनों भी ऐसे मुंह फुला लोगे तो हम लोग बोर नहीं होते रहेंगे। चलो आयशा, अब तुम भी इसे सॉरी बोल दो और जो भी कल रात हुआ उसे भूल जाओ। ये नई जगह बहुत अच्छी है, यहाँ एक नए तरीके से रहते हैं। मैग्नेट मैन ने जो भी कहा था वो सच था। आयशा ने कुछ देर तक उस बारे में सोचा और ब्रेन मैन से कहा, हो सके तो मुझे भी माफ कर दे, कल रात मैंने भी तुम्हें बहुत कुछ बोल दिया था। आयशा ने इतना कहा ही था कि ब्रेन मैन उसके गले लग गया। उसे देखकर मैग्नेट मैन भी उसके गले लग गया। तीनों दोस्त एक दूसरे से गले लगकर थोड़ा इमोशनल हो गए थे। उसी वक्त जेल की सेल में बैठकर माया वहां से बाहर निकलने के पैंतरे सोच रही थी, लेकिन उसे कोई भी ऐसा रास्ता नजर नहीं आ रहा था जो उसे वहां से बाहर निकाल सके। उसने वहां के हवलदारों से भी अपनी सेटिंग जमाने की कोशिश की थी, तो उन्होंने भी उसकी बात नहीं मानी। कई तो उसे चिल्लाकर वहां से भाग जाते थे। माया को उसकी जिंदगी नर्क से भी बदतर लगने लगी थी।
उसे गुस्सा आ रहा था कि मास्टर सिर्फ एक बार मेरे पास आकर यहाँ से चला गया। वो सोच रही थी कि अगर वो मास्टर था तो फिर से मेरे पास क्यों नहीं आया। लेकिन माया को क्या पता था कि मास्टर नहीं, वो उसकी शक्तियां थी जो उससे मिलने आई थी। कैफे में राहुल और उसके दोस्त बैठकर बातें कर रहे थे। तभी लेखा की माँ को एहसास हुआ जैसे कोई अशुभ शक्तियां उनके आसपास मौजूद हो। वो थोड़ा सतर्क होकर इधर उधर देखने लगी, लेकिन उसे कुछ भी समझ में नहीं आया। लेखा ने माँ को देखते हुए पूछा, क्या हुआ, कुछ चाहिए क्या? लेखा की माँ उससे बोलने ही वाली थी, लेकिन उसने सोचा कि अभी ही उसकी बेटी की जिंदगी में खुशियां आई हैं, उसे ये सब बताकर वो क्यों परेशान करे। उसने हल्का सा मुस्कुराकर कहा, नहीं कुछ नहीं चाहिए। लेखा की माँ को जिन अशुभ शक्तियों का संकेत मिला था वो राहिल के अंदर की शक्तियां थी। लेखा की माँ उन शक्तियों को पहचानने की कोशिश कर रही थी, जिससे उसे इतना तो महसूस हो गया था कि ये शक्तियां फिर से पत्थर के लिए मेरे आसपास मौजूद है। लेकिन वो कौन हो सकता है जो फिर से उन पत्थरों को हासिल करना चाहता है? ये सब ख्याल लेखा की माँ को आ रहे थे। क्या लेखा की माँ राहिल के अंदर जो शक्तियां हैं उन्हें पहचान लेगी, या राहुल और लेखा की जिंदगी में कोई नया तूफान आने को था? जानने के लिए सुनते रहिए नरक